भाग 11। राहुल ने जख्म के पास से फटे कमीज को और फाड़ दिया। उसने जख्म को साफ करके उस पर दवा लगाई। वो धीरे धीरे दवा लगा रहा था कि उसे तकलीफ ना हो। आरज़ू आराम से दवा लगा रही थी। उसे राहुल पर प्यार आ रहा था। अचानक से उसे होटल में निक्की को लेके हुई बात याद आ गई। उसकी खुशी वही दब गई। उसके शरीर में कंपन हुआ। उसे अब राहुल के छूने से अजीब लग रहा था। ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब ये उस निक्की को इतना चाहता है तो क्यों मुझे आस दे रहा है? उसने खुद को समझाया कि राहुल को उससे सिर्फ हमदर्दी है। वो प्यार समझ बैठी। उसने खुद से कहा, नहीं, मुझे खुद को संभालना होगा। राहुल की तरफ उसकी पीठ थी, पर उसके शरीर के हिलजुल को और कंपन को राहुल ने महसूस किया। उसे लगा कि आरज़ू को दर्द हो रहा है। उसने पूछा, दर्द हो रहा है? आरज़ू ने हाँ में सर हिला दिया। उसकी आंखों से पानी बह निकला। राहुल ने मरहम पट्टी की और उसे सहारा देकर बिठाया। फिर अलमारी से उसके लिए कपड़े लाकर उसका कमीज खोलने लगा। आरज़ू ने कमीज पकड़ लिया। बोली, राहुल, आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। तुम्हारा जख्म बहुत गहरा है, तुम हिलाकर उसे और खराब मत करो। कपड़े ही तो बदलने हैं, मैं कौन सा कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा करता हूँ, लिजा को कह देता हूँ। राहुल बोला, नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। लिजा को क्यों परेशान करना है? मैं नहीं चाहती कि मेरे चोट के बारे में पता चले और वो मेरा मजाक उड़ाए कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे चोट लगी है। आरज़ू बोली, ठीक है, फिर मुझे हेल्प करने दो, मैं पीछे ही खड़ा रहूंगा, आगे नहीं आता। लाओ, बाहें निकालो। राहुल बोला। आरज़ू को मानना पड़ा। उसने धीरे से कमीज में से बाहें निकाली, फिर दूसरी निकाली। राहुल ने पीछे से कमीज पकड़कर उसके कंधों पर दे दिया। फिर दूसरा कमीज लेकर उसकी बाहें डाली और घुमाकर दूसरी बाह डालने के लिए कमीज की दूसरी बाह पकड़ी। फिर नीचे वाला कमीज नीचे गिरा दिया। उसने ये सब इतने ध्यान से किया मानो पता ही नहीं कब से ये काम करता रहा। वो जितना शालीनता दिखा रहा था, आरज़ू उतना ही उसके तरफ खींची जा रही थी। फिर राहुल आगे बटन बंद करके आया। आरज़ू ने एक हाथ से कमीज कस के पकड़ रखा था। राहुल उसके हाथ को देखकर मुस्कुराया और उसे छेड़ने के लिए बोला, तुम इस तरह पकड़ के साबित क्या करना चाहती हो? जो देखना है वो तो मैंने देख ही लिया। आरज़ू ने झट से नीचे की ओर देखा। कुछ भी तो नहीं दिख रहा। फिर राहुल क्या कह रहा है? उसने राहुल को देखा, वो हंस रहा था। तब उसे पता चला कि राहुल ने मजाक किया है। वो मुंह बनाकर बोली, मेरी ऐसी हालत है और आपको मजाक सूझ रहा है? जाओ, मैं खुद ही कर लूंगी। आरज़ू ने झिड़कते हुए कहा, अच्छा बाबा, नहीं करता मजाक, ठीक है, पर हेल्प करने दो। मैं नहीं चाहता कि जख्म ज्यादा बढ़ जाए और मुझे ज्यादा दिन तुम्हारी सेवा करनी पड़े। एक बात बताओ, कहीं तुमने जानबूझकर मुझसे सेवा कराने के चक्कर में तो नहीं चोट खा ली? राहुल ने बोलते बोलते उसके बटन बंद कर दिए। आरज़ू को उसकी बात से गुस्सा आ गया। वो भूल ही गई कि वो उसके बटन बंद कर रहा है। उसने गुस्से से कहा, आप करते होंगे ऐसा, मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प, जाओ, दफा हो जाओ। चलो छोड़ो, माफ करो, मैंने तो तुम्हारा ध्यान फटकाने को कहा था। तुम तो बच्चों की तरह बात बात पर नाराज हो जाती हो। अच्छा, खाना खाओगी? मैंने लिजा से खाना बनाने को कहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब गुस्से में कहीं मुझे न खा लो। राहुल ने हंसते हुए कहा। आरज़ू ने मुंह फुलाकर ही रखा। उसे गुस्सा आ रहा था। वो कुछ नहीं बोली। राहुल ने उसका मुंह देखकर जान लिया कि ये अभी भी नाराज है। उसने पूछा, खाना नीचे जाकर खाओगी या यही मंगवाओ? चलो नीचे चलते हैं। नहीं, मैं यहीं पर खाऊंगी। आरज़ू बच्चों की तरह जिद में बोली। राहुल ने उसके गाल खींचते हुए कहा, अच्छा दादी अम्मा, यही खा लेना। कहकर उसने लिजा को कॉल करके खाना ऊपर लाने को कहा। लिजा खाना ले आई। राहुल ने उसे खाना खिलाया। आरज़ू बोली, आप भी खा लो। मैं बाद में खा लूंगा, तुम खा पी कर सो जाओ। राहुल बोला। उसे लिटाकर राहुल स्टडी में आया। उसने लैपटॉप खोलकर ईशान की भेजी डिटेल्स देखी। उसमें फोटोज थी, सीसीटीवी फुटेज थी और एंट्री रजिस्टर था। सीसीटीवी में कहीं कुछ नहीं था। फोटोज में उस क्लर्क की उस वक्त की पिक्स थी जब ईशान और ये उसके कमरे में उससे पूछने गए थे। राहुल ने उसकी फोटो जूम करके देखी। उसमें उसका साइड का चेहरा नजर आ रहा था। उसका नाक और होठ कुछ जाने पहचाने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हर बार ऐसा क्यों लगता है जैसे वो इसे जानता है। उसने अगली फोटो निकाली। ये उसकी पीठ की थी। उसे कुछ शक हुआ। उसने फोटो जूम की तो उसे उसके कमीज पर बाएं कंधे पर लाल दाग दिखा।
वो देखने में खून लग रहा था। ये बिल्कुल उसी जगह था जिस जगह आरजू के कंधे पर चोट लगी थी। राहुल ने उसकी साइड फेस की फोटो का प्रिंट निकाल के देखा। हाँ, ये तो आरजू जैसा लग रहा है। राहुल को झटका लगा, लेकिन उसने दूसरे ही पल सोचा, मैं भी पागल हूँ। कहाँ वो शातिर टाइगर और कहाँ ये नाजुक सी आरजू। और वैसे भी बेचारी इतने दिन से बीमार पड़ी है, वो ये काम कैसे कर सकती है? ये मार धाड़ आरजू के बस की बात कहाँ। मैं भी क्या क्या सोचता हूँ। उसने वो फोटोज दराज में रख दी। दराज में उसे डाइवोर्स के पेपर दिखे। उसने वो पेपर उठाकर टेबल पर रखकर पढ़े। मुझे आरजू को ये दे देने चाहिए, वो इस रिश्ते में ज्यादा ना उलझ जाए। वो मुझसे उम्मीद ना रखने लगे। उसने दराज में से एक और पेपर निकाला जिसमें एलिमनी पेपर लिखा था। राहुल ने एक घर, एक मॉल, एक होटल, 2 कारें, बहुत सी ज्वेलरी और 20 करोड़ उसके नाम किया था। तलाक होने की सूरत में ये सब आरजू को मिलना था। राहुल के आने के बाद आरजू राहुल को याद कर रही थी। उसे राहुल का उसे खाना खिलाना याद आ रहा था। उसका प्यार से कपड़े बदलना याद आ रहा था। ये सब सोचता हुआ उसका चेहरा लाल हो गया। उसने तकिए में अपना मुंह छुपा लिया। तभी उसका फोन बजा। मैसेज आया था। उसने देखा, हेड ऑफिस से था। उसमें एक एड्रेस लिखा था, 689 फ्री फोर्ट लेन, कैलिफोर्निया, अमेरिका। आरजू के चेहरे की खुशी एकदम से फीकी पड़ गई। वो मिशन को इग्नोर नहीं कर सकती थी। उसने मैसेज किया, डेट। उसी वक्त रिप्लाई आया, सब मिल जाएगा। आरजू ने हैरी को फोन किया। हैरी, ये क्या? अभी तो एक मिशन खत्म हुआ है। तुम्हें पता है, मुझे चाकू लगा है। बुखार भी नहीं ठीक हुआ अभी तक। अब अगला मिशन दे दिया। मैं नहीं करूंगी, तुम देख लो क्या करना है, ठीक है? अभी कुछ दिन हुए अमेरिका से आए हुए, अब फिर जाना। जब से शादी की है पापा से भी नहीं मिली। आरजू बोलती चली गई। तुम आरजू ही बोल रही हो ना? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई और ही है? तुम तो हर मिशन करने को तैयार थी। ये पहली बार तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुन रहा हो। और तुम ये एक्सक्यूजेस भी कैसे कैसे दे रही हो? पापा से नहीं मिली तो ऐसा कह रही हो जैसे हमेशा पापा के पास ही रहती थी और वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। एक बार बेचकर दोबारा उन्होंने तुम्हारा हाल भी नहीं पूछा और तुम उनके कारण मिशन छोड़ना चाहती हो। चाकू लगा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने तो मिशन उस वक्त नहीं छोड़ा जब 5 गोलियां लगी थी। अब क्या हुआ? कहीं तुम्हें राहुल से प्यार तो नहीं हो गया? अभी कुछ दिन पड़े हैं, ऐसा करो थोड़ा सोच लो फिर बताना। कहकर हैरी ने फोन काट दिया। आरजू सोचने लगी, हैरी सच ही तो कह रहा है। मैंने कभी मना नहीं किया, आज कैसे मना कर दिया? कहीं सच में मुझे राहुल से प्यार तो नहीं हो गया? प्यार हो भी गया तो क्या बुराई है? पति है वो मेरा, शादी हुई है हमारी। सोचते सोचते वो सो गई। अगली सुबह को दरवाजे पर नॉक की आवाज आई। उसने कहा, आ जाओ। राहुल अंदर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने वो फाइल टेबल पर रखी और आरजू के पास आया। उससे पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाँ ठीक हूँ, बस हल्का सा दर्द है। राहुल ने उसके माथे पर हाथ रखा। अब बुखार नहीं था। फिर उसने उसके सामने से बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाए और आरजू की तरफ देखा। आरजू कुछ नहीं बोली। उसने 2 बटन खोल के कमीज पीछे को गिरा दिया, जिससे उसका जख्म दिखने लगा। वो पीछे गया। उसने देखा जख्म बिल्कुल ठीक था, कोई खून नहीं लगा था। उसने उसी तरह कमीज ऊपर किया और बोला, अब ठीक ही लग रहा है, जख्म गहरा नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। राहुल ने उसे दिलासा दिया। फिर आरजू को वो फाइल देकर बोला, इसे ध्यान से पढ़ लो फिर जवाब देना। कहकर वो जाने लगा। फिर मुड़कर बोला, मैं लिजा को भेजता हूँ, वो कपड़े बदलवा देगी, फिर नाश्ता करके आराम करना। आरजू ने अच्छे बच्चे की तरह सर हिलाकर ओके कहा। राहुल ने फाइल आरजू को दी और जल्दी में कमरे से बाहर निकल गया। आरजू वो फाइल खोल के देखने लगी। राहुल नीचे आया और लिजा से बोला, मैं 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर बाहर जा रहा हूँ। आरजू का ध्यान रखना, अगर वो कहीं जाना चाहे तो जाने देना, घर पर बैठी भी बोर होगी। उसे खाना टाइम पर खिला देना। कहकर राहुल चला गया। उसे लग रहा था कि वो आरजू को चाहने लगा है, इसलिए वो ट्रिप का बहाना करके उससे दूर जा रहा था। उसे ये भी था कि कहीं आरजू तलाक से इनकार न कर दे, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। आखिर आगे क्या होगा? भाग 12। राहुल के जाने के बाद आरजू ने वो फाइल खोल कर देखी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तलाक? ये कैसे हो सकता है? हमारे बीच सब कुछ ठीक तो चल रहा है। अगर तलाक ही लेना था तो मुझे ये उम्मीद क्यों दिखाई? क्यों मेरी इतनी परवाह की? क्यों नहीं मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया?
उसकी आंखों से आंसू बह निकले और राहुल के साइन पर गिरे। उसका नाम बिगड़ गया। तलाकनामे पर कई आंसू गिरे और अक्षरों को बिगाड़ गए। उसने आगे देखा, आगे प्रॉपर्टी के पेपर्स थे जो इसे तलाक के बाद मिलनी थी। उसने वो पेपर्स फाड़ दिए। जब राहुल ही उसे नहीं मिलेगा, इन पैसों का, जमीन जायदाद का वो क्या करेगी? उसने सोचा राहुल अपनी जगह ठीक है, वो निक्की को चाहता है तो किसी और के साथ रहना उसके लिए असहनीय होगा। मेरा तो दिमाग ही खराब है जो सब कुछ जानते हुए भी उसे प्यार कर बैठी। मैं भी क्या करती? मुझे इतना प्यार कभी किसी ने दिया ही नहीं। प्यार नहीं, वो हमदर्दी थी और मैं पागल उसे प्यार समझ बैठी। मुझसे ही गलती हुई, सजा भी मुझे ही भुगतनी है। वो घुटनों में सर देकर काफी देर तक रोती रही। फिर उसे ध्यान आया। उसने तय किया कि वो अब यहाँ और नहीं रुकेगी। उसने हैरी को फोन किया। हेलो हैरी, मैं मिशन के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हारी बातों पर गौर किया तो मुझे लगा कि तुम ठीक कह रहे हो। मैंने कभी ना नहीं कहा, तो इस बार क्यों करूँ? ऐसा करो, टिकट बुक करा के मुझे सेंड कर दो। ये हुई ना टाइगर वाली बात। ठीक है, मैं टिकट करा के अभी भेजता हूँ, तुम पैकिंग कर लो। हैरी चाहता था कि ये राहुल से दूर हो जाए। उसे राहुल बिल्कुल पसंद नहीं था। राहुल का कैसानोवा होना उसे बहुत बुरा लगता था। ऊपर से वो आरजू को चाहता भी था, इसलिए वो चाहता था कि आरजू किसी ऐसे को चाहे जो बदले में उसे प्यार दे। वो टिकट कराने लगा। वो जल्द से जल्द टिकट कराना चाहता था। एक ही टिकट मिली, वो खुश हो गया। उसने आरजू की टिकट करा के उसे सेंड कर दी। आज शाम की टिकट थी। आरजू ने टिकट देखी। उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। वो खुद से बोली, चलो आरजू, अच्छा हुआ उसके आने से पहले चली जाऊंगी। शायद वो यही चाहता है। उसने अपनी पैकिंग की। उसने कमरे में लगी राहुल की फोटो को ध्यान से देखा, फिर फोन पर उसकी फोटो खींच ली। उसने राहुल की दी एक भी चीज नहीं ली। शादी में मिली अंगूठी भी फाइल के अंदर रख दी। आरजू के पास अपने कपड़े भी नहीं थे। शादी में वो अपने साथ कुछ नहीं लाई थी। सारे कपड़े राहुल ने दिए थे। उल्टा उसके पापा राहुल के पापा से 2 करोड़ ले गए थे। ये याद आते ही उसने फोन से अपना बैंक अकाउंट चेक किया। उसके अकाउंट में 1 करोड़ 20 लाख थे। ये उसकी तनख्वाह के पैसे थे जो हर महीने हेड ऑफिस से उसके खाते में आ जाते थे। उसने राहुल के 20 करोड़ के चेक से राहुल का अकाउंट नंबर निकालकर अपने पास रख लिया। उसने तय किया कि वो अमेरिका जाने से कुछ देर पहले उसके पैसे उसे लौटा देगी। उसने इन पैसों के बारे में किसी को नहीं बताया। उसने अपने पापा को बहुत बार पैसे भेजे थे, पर अब और नहीं। उसने अनीता को फोन करके जॉब से रिजाइन दे दिया। फिर उसने अपना पर्स उठाया, अपने जरूरी कागजात लिए और चल दी। नीचे लिजा ने उसे रोका नहीं, पर आरजू खुद ही बोली, थैंक यू लिजा, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा। मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है मैडम, सर ट्रिप पर गए हैं तो आप अकेले क्या करोगी, आप भी घूम आना, लिजा बोली। लिजा को बाय कहकर आरजू निकल ली। लिजा बोली, मैडम कार ले जाओ। नहीं, टैक्सी कर लूंगी, मुझे कार चलानी पसंद नहीं है, कहकर आरजू बाहर आ गई। उसने भरी आंखों से घर को देखा, फिर सड़क पर आ गई। कुछ देर में वो हैरी के पास पहुंच गई। उसने पूछा, तुमने पैकिंग कर ली? नहीं, मेरी टिकट नहीं हुई। तुम जाओ, वहाँ बंदा आ जाएगा, तुम्हें ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ के काम खत्म करके 1-2 दिन में आया। मनीषा से मिली थी? हैरी बोला। मनीषा अभी वापस नहीं आई है, सो मैंने उसे फोन करके बता दिया कि मैं कैलिफोर्निया जा रही हूँ। हैरी, मुझे शॉपिंग करनी है, चलो मेरे साथ। फिर वो हैरी के साथ मॉल गई। उसने अपनी जरूरत का हर सामान खरीदा। शाम को सही समय से उसने फ्लाइट ले ली। उसने एक बार शहर को देखा। उसकी आंखें फिर नम हो गई। वो फिर रोने लगी। जिंदगी में पहली बार उसे प्यार हुआ। क्यों उसे राहुल से ही प्यार हुआ। प्लेन में बैठी आरजू राहुल के बारे में सोच रही थी। उसने अपना टाइम पास करने के लिए सामने पड़ी मैगजीन उठाई। उसके कवर पर राहुल की फोटो थी और टाइटल था द हैंडसम बिजनेसमैन कैसानोवा ऑफ इंडिया। नीचे उसकी अलग अलग मॉडल्स और हीरोइन के साथ फोटोज थी। उसने पेज पलट कर देखा। सारी मैगजीन राहुल के बारे में भरी पड़ी थी। राहुल हर पोज में जच रहा था। वो उसे देखे जा रही थी और रोए जा रही थी और खुद को कोस रही थी कि क्यों उसने राहुल से प्यार किया। इतने लड़के मिलते हैं, उसे राहुल ही मिला था प्यार करने को। उसने तय किया कि वो उसे भुला देगी। सिंघानिया होटल। राहुल अपने होटल की पिछली महीने की रिपोर्ट देखने आया था। उसने हमेशा की तरह सब कुछ ध्यान से देखा। आज जाने क्यों उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था मानो कुछ उससे दूर हो रहा है। उसका दिल घबरा रहा था। उसका मन काम में नहीं लग रहा था।
अचानक वो सब छोड़कर कार लेकर निकल गया। वो पछता रहा था कि उसने क्यों आरजू को तलाक के पेपर दिए। वो उसे चाहने लगा था। निक्की से किया वादा इसका बचपना था, पर आरजू से प्यार उसका जवानी का पहला प्यार था। वो उसे नहीं छोड़ सकता। तलाक देना तो दूर की बात, वो कार तेज और तेज चला रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो घर पहुंच गया। उसने बेल बजाई। लीजा ने दरवाजा खोला। वो बिना देखे आगे बढ़ गया। वो सीधे आरजू के कमरे में गया। कमरा खाली था। बेड पे फाइल पड़ी थी। उसने फाइल उठाई और खोल के देखी। आरजू ने पेपर्स पर साइन कर दिए थे। उसने देखा कि पेपर्स पर छींटे थे। उसने उन छींटों पर हाथ फेरा। उसे आरजू का दर्द महसूस हुआ। उसे समझ आ रहा था कि उसके आंसू है। वो तलाक नहीं चाहती थी। कितना रोई है वो। मैंने क्यों उसे ये दर्द दिया? क्यों उसे कोई खुशी नहीं दे सका? वो रोने लगा और आरजू का नाम ले लेकर कहने लगा, आरजू, आरजू, आई एम सॉरी, आई लव यू। लीजा सुनकर खुश हो रही थी। वो चाहती थी कि दोनों एक हो जाए। राहुल ने देखा कि आरजू ने चेक और प्रॉपर्टी के पेपर फाड़ दिए हैं। उसने उन पेपर्स को चूमा। वो खुश था कि आरजू और लड़कियों की जैसी नहीं है। वो अपने किए पर पछता रहा था। उसने अलमारी खोलकर देखी। आरजू के सारे कपड़े वहीं पड़े थे। वो उठकर नीचे आया और लीजा से पूछा, आरजू कहाँ है? लीजा बोली, वो बाहर गई है। आने का कुछ नहीं कहा, बस कह गई कि जा रही हूँ। कपड़े ले गई है क्या? नहीं सर, सिर्फ पर्स ले गई है। उसके हाथ में और कुछ नहीं था। आपने मना किया था इसलिए मैंने रोका भी नहीं, लीजा बोली। राहुल ने सोचा कि वो शॉपिंग के लिए गई होगी, आ जाएगी, पर आधी रात हो गई। वो वेट करता रहा, वो नहीं आई। वो वेट करते करते सो गया। सुबह उठते ही वो आरजू के कमरे में गया। कमरा वैसा ही था जैसा उसने कल छोड़ा था। उसने हर तरफ देखा पर वो नहीं मिली। उसने लीजा से पूछा, आरजू नहीं आई क्या? नहीं सर, वो नहीं आई, लीजा बोली। राहुल चुपचाप अपने कमरे में तैयार होने चला गया। तैयार होकर वो सीधे आरजू की कंपनी में पहुंचा। उसने अनीता को बुलाया और उसने पूछा, असल में मुझे आरजू से काम था, उसे भेज दो। वो तो चली गई, कल ही उसने रिजाइन किया है। कह रही थी कि अमेरिका वापस जा रही है। मैंने भी ज्यादा पूछा नहीं। हाँ, अगर कॉल करेगी तो बता दूंगी। अनीता ने सोचा कि इसे कोई ऑफिस का काम होगा। राहुल वहाँ से कैसे आया वही जानता है। वो कार में बैठते ही रो पड़ा। वो फूट फूट कर रोया। वो अमेरिका चली गई है। अमेरिका इतना बड़ा है, वहाँ उसे ढूंढना नामुमकिन है। कैसे ढूंढेगा? आरजू प्लीज लौट आओ। आरजू 17 घंटों का सफर करके अमेरिका पहुंच गई। उसने वो मैगजीन अपने साथ ले ली। वो याद रखना चाहती थी कि उसने इस तरह के बंदे से प्यार किया। वो बाहर आई तो उसे लेने एक बंदा आया हुआ था। वो अपना नाम पढ़ के उसके पास गई। उसने बताया कि मैं आरजू हूँ। वो बोला, हेलो, वेलकम डियर, आई एम योर कॉलीग जैक स्मिथ। जैक बोला और आरजू का सामान पकड़ के ले चला। आरजू भी उसके पीछे चली गई। वो अभी भी राहुल के ख्यालों में ही खोई थी। कुछ देर में वो घर पहुंच गए। वो पहले भी यहाँ रही है, इसलिए उसे ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था। पर पहले राहुल नहीं था, उसे किसी की चिंता नहीं थी। अब उसे राहुल की याद सता रही थी। वो चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी। उसके दिल से राहुल का नाम मिट नहीं सकता था। जैक ने उसे खाने के लिए बुलाया। आओ, खाना खा लो। अरे, तुम्हें हिंदी आती है? नहीं, मुझे भूख नहीं है, आरजू बोली। हाँ, हिंदी सीखी है, खाना क्यों नहीं खाना? क्या हुआ, कहीं दिल तो नहीं लगा बैठी? जैक ने छेड़ा। जो समझना चाहे समझ लो, सब जानते हुए भी प्यार कर बैठी, आरजू बोली। फिर आरजू जगजीत सिंह की गजल गुनगुनाने लगी। समझते थे मगर फिर भी न रखी दूरियां हमने, चिरागों को जलाने में जला ली उंगलियां हमने। वाह, क्या बात है, क्या खूब कहा है शायर ने, चिरागों को जलाने में जला ली उंगलियां हमने। वाह, सच में मजा आ गया। लेकिन तुमने क्यों उंगलियां जला ली? इतनी समझदार हो, लोगों को खड़े खड़े बुद्धू बनाने वाली दिल हार बैठी। कोई बात नहीं, फोन पर बात कर लेना, जैक बोला। नहीं जैक, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, अभी कोई वास्ता नहीं रखना, आरजू दुखी होकर बोली। यू मीन ब्रेकअप हो गया? जैक ने हैरानी से पूछा। तुम ऐसा ही समझो, वैसे उसकी तरफ से कभी कुछ था ही नहीं, मेरी तरफ से प्यार था जो अब खत्म हो गया, आरजू बोली। सो सैड, पर खाना न खाना अच्छी बात नहीं, कोई और ज्यादा चाहने वाला मिल जाएगा, वक्त के साथ उसे भी भूल जाओगी, जैक बोला।
आखिर आगे क्या भाग होगा तेरा। आरजू जैक से बात करते हुए भी भावुक हो गई। उसकी आंख से आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, हाँ, खाना तो खाना ही पड़ेगा। आखिर कितने दिन छोड़ूंगी। जिंदा रहना है तो खाना ही पड़ेगा। चलो खाना खाते हैं। दोनों खाना खाने लगे। आरजू खाना खाकर सो गई। उसे सपना आया कि वो और राहुल कहीं घूम रहे हैं। दोनों ने हाथ पकड़ रखे हैं। दोनों बहुत ही खुश हैं और वादियों के नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। अचानक उनके हाथ छूट जाते हैं। दोनों अलग हो जाते हैं। राहुल उसे जोर जोर से पुकारते हुए कह रहा है, आरजू वापस आ जाओ। आरजू, आई लव यू, आई एम सॉरी। वो रो पड़ी और वो राहुल को पुकारने लगी। तभी जैक ने उसे जगाया। आरजू राहुल का नाम लेकर जागी। जैक ने कहा, भूल जा उसे, जो तेरा नहीं है उसके लिए क्यों रोना। आरजू ने जैक को गले लगा लिया। वो बोली, मैं उसे नहीं भुला सकती, वो मेरी रग रग में समाया है। ठीक है, ऐसा करो, फिर उसकी अच्छी यादों को याद करो और सो जाओ। जैक बहुत ही अच्छा था। उसका भी ब्रेकअप हो गया था, इसलिए वो आरजू का दर्द समझता था। कुछ देर बाद आरजू सो गई। वो भी अपने कमरे में आ गया। राहुल का घर। राहुल आरजू का वेट करता रहा। दिन गुजरने लगे। राहुल अब इसी घर में रहने लगा था। वो आरजू के कमरे में ही रहने लगा था। उसने खुद को संभाल लिया था। उसने सोच लिया था कि वो आरजू की याद में सारी उम्र काट देगा। वो अब तक निक्की की यादों के सहारे जी गया, तो बाकी की उम्र आरजू की यादों के सहारे जी लेगा। हॉस्पिटल। आज डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स आनी थी। उदय सुबह जल्दी से तैयार होकर हॉस्पिटल आ गया था। वो चाहता था कि रिपोर्ट्स सीधे उसके हाथ में आए। कुछ देर में ही रिपोर्ट्स उसके हाथ में थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने दिल पर हाथ मारा, फिर धीरे धीरे रिपोर्ट खोली। उसने सीधे आखिरी पेज की आखिरी लाइन को देखा। उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ आंसू आ गए। रिजल्ट 99% लिखा था, जिसका मतलब था कि आरजू ही निक्की है। उदय बहुत खुश हुआ। वो उसी वक्त बाहर आया और राहुल को फोन किया। राहुल बोला, हेलो उदय, क्या हाल है। ठीक हो, कहाँ हो तुम, तुमसे मिलना था। उदय बोला, मैं कंपनी में ही हूँ, आ जाओ। राहुल बोला। कुछ देर में उदय उसकी कंपनी में उसके सामने था। राहुल काम में बिजी था। उदय ने बैठते ही पूछा, आरजू कहाँ है। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो। राहुल को अजीब लगा कि इतने दिन बाद मिला और उसके बारे में कुछ नहीं पूछा, उल्टा आरजू के बारे में पूछ रहा है। वैसे ही पूछ रहा हूँ, जब से हॉस्पिटल से लौटी है उसकी खबर लेने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद तो एलर्जी नहीं हुई ना। उदय बोला, पता नहीं उदय, मुझसे गलती हो गई। मैंने आरजू को डिवोर्स पेपर दिए, वो नाराज होकर अमेरिका वापस चली गई। राहुल दुखी मन से बोला, क्या, ये कब हुआ। तुम तो उसे पसंद करने लगे थे, फिर तलाक क्यों। उदय बोला, पता नहीं, जब से शादी की थी मुझे लगता था कि मैं निक्की से धोखा कर रहा हूँ। मैं जितना आरजू को चाहने लगा था उतना ही खुद को निक्की का गुनहगार समझने लगा था, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। पर तलाक देने के कुछ घंटों बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता। निक्की मेरा बचपन था, पर आरजू मेरा सोचा समझा प्यार है। लेकिन मैंने ये जानने में देर कर दी। वो मुझे छोड़ के जा चुकी थी। वो मुझे नहीं मिली और शायद यही मेरी सजा है। राहुल बोला, राहुल, मैं तो तुम्हें निक्की के बारे में बताने आया था। उदय बोला, नहीं, अब अगर निक्की मिल भी जाए तो मुझे मत बताना, क्योंकि अब मेरी जिंदगी सिर्फ आरजू है, उसके बिना कोई भी नहीं। निक्की आएगी तो वो समझ जाएगी। राहुल बोला। उदय हैरान था कि राहुल इतना कैसे बदल गया। वो उसे बताना चाहता था कि तुम्हारी आरजू ही तुम्हारी निक्की है, पर अब जब इसने आरजू को ही तलाक दे दिया तो क्या कहना। वो कुछ देर बैठा और वहां से चला गया। राहुल फाइल्स के ढेर में खुद को दबाना चाहता था। कहाँ ढूंढे वो आरजू को, कहीं कोई निशान तक नहीं छोड़ा। राहुल की आंखें फिर नम हो गई। क्यों मैंने उसे जाने दिया। ईशान अपने काम में व्यस्त था। उसे एक फैक्स आया, उसने देखा। ये टाइगर की फोटो थी जो उसने हेड ऑफिस से मंगवाई थी। उसने फोटो देखी। एक जवान 20-22 साल के लड़के की फोटो थी, जिसकी हल्की हल्की मूछें थी। उसकी आंखें बहुत ही गहरी थी। वो सोचने लगा कि इसे कहाँ देखा है। उसने फोटो खींचकर राहुल को भेजी। राहुल फोटो देखकर हैरान रह गया।
ये तो आरजू है। उसने लैपटॉप में फोटो आरजू के हिसाब से एडिट किया। वो 100% आरजू थी। उसने पिछली कड़ियों को जोड़ा। टाइगर के कंधे पर चाकू लगा था और आरजू के कंधे पर भी चोट लगी थी। इसका मतलब आरजू सीक्रेट एजेंट है। उसने ईशान को फोन किया। हेलो ईशान, अब ये कहाँ है? सुनने में आया है कि अमेरिका में कोई ड्रग माफिया है जो इंडिया में ड्रग फैला रहा है। उसे काबू करने के लिए टाइगर को वहाँ बुलाया है। कुछ दिन हुए हैं वो अमेरिका लौट गया। अफसोस कि हम उसे मिल नहीं पाए, ईशान बोला। फोन बंद करने के बाद राहुल के चेहरे पर स्माइल आ गई। इसका मतलब वो काम की वजह से अमेरिका गई है, मुझसे दूर जाने के लिए नहीं। अब उसे ढूंढना आसान हो जाएगा। आरजू, तुम जल्दी ही मुझे मिल जाओगी। उदय वापस जाते हुए सोच रहा था, अगर मुझे पता होता कि वही मेरी निक्की है तो मैं उसे रोक लेता, जाने ना देता। कितनी तकलीफ दी है राहुल ने उसे। अब मैं उसे आरजू की हवा भी छूने नहीं दूंगा। और वो फैमिली जिसमें वो पली बड़ी है, उसे भी देखना होगा। उन्हें निक्की कैसे मिली? उन्होंने मेरी निक्की को बेचा 2 करोड़ के लिए। इससे पहले भी जाने कैसा व्यवहार करते होंगे बेचारी के साथ। छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। निक्की, ये वादा है तुम्हारे बड़े भाई का तुमसे। राहुल ने अपने सेक्रेटरी विजय को कहकर कंपनी के कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुलाया। अभिषेक को जैसे ही विजय का फोन आया वो घबरा गया। राहुल के गुस्से से सब डरते थे। उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी। वो कब किसको रख ले, कब किसे निकाल दे, कोई कुछ नहीं कह सकता था। कुछ ही देर में डरता डरता अभिषेक वहाँ आया। वो राहुल से बोला, यस सर, आपने बुलाया? यहाँ आओ। राहुल ने अपनी बगल वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो घबराता हुआ पास गया, कुर्सी पर बैठ गया। राहुल ने अपना लैपटॉप उसकी तरफ करते हुए कहा, हफ्ते पहले की यहाँ से अमेरिका जाने वाली इंडिया की लिस्ट निकालो। अभिषेक बिना कुछ बोले लैपटॉप लेकर बताए हुए टिकट्स निकालने लगा। ये उसके बाएं हाथ का खेल था। उसने लैपटॉप राहुल की तरफ घुमाते हुए कहा, लीजिए सर, हो गया। राहुल ने ध्यान से देखा। सिर्फ 3 लोग थे, पर उनमें आरजू नाम की कोई नहीं थी। राहुल ने अभिषेक से पूछा, क्या ये पता लगा सकते हैं कि इनमें से लड़की कौन है? अभिषेक ने फिर कीबोर्ड पर उंगलियां घुमाई और बोला, सर एक लड़का है, ये मानव कुमार, और ये दोनों हिमानी और पायल लड़कियां हैं। सर ये मानव और हिमानी हस्बैंड वाइफ है। ये पायल अकेली गई है। अच्छा, ये पता लगा सकते हैं कि ये अमेरिका में किस जगह गए हैं? राहुल बोला। अभिषेक फिर सर्च करने लगा। कुछ देर बाद बोला, ये लोग कैलिफोर्निया गए हैं। ये सुनकर राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अभिषेक से कहा, जो कुछ यहाँ किया है किसी को नहीं बताना, ये सीक्रेट है। अगर कोई पूछे तो कह देना कि कंप्यूटर में वायरस था। वो ठीक किया है, ओके? जी सर, किसी को नहीं बताता, और जैसा आपने कहा ऐसा ही करूंगा। उसके जाते ही राहुल ने विजय को कहा, कैलिफोर्निया की टिकट करवाओ। सर लेकिन अगर आपके पापा ने पूछा तो कह देना कि अपने फ्रेंड्स के साथ गया हूँ। राहुल बोला, लेकिन आपके वही तो 3 फ्रेंड है, चेयरमैन सर को पता चल जाएगा। ओके कहना आरजू को घुमाने ले गया हूँ। हाँ ये ठीक है सर, विजय बोला। अच्छा, इस बारे में किसी को खबर ना हो, मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं। कह देना बिजनेस ट्रिप पर गया है। जल्दी से टिकट बुक कराओ, नहीं तो प्राइवेट जेट का इंतजाम करो। कहकर राहुल अपने काम में लग गया। यहाँ कैलिफोर्निया में आरजू के आने के तीसरे दिन हैरी भी वहाँ आ गया। आरजू ने ड्रग डीलर के एक ग्रुप को पकड़वा दिया था। अब अगला ग्रुप मेक्सिको में था। हैरी बोला, पायल ये थोड़ा मुश्किल होगा, तुम्हें मेक्सिको का पता ही है, वो लोग किसी रूल को नहीं मानते। लगता है तुम डर गए हो। बच्चों, मैं जब अमेरिका में रही थी तो मेक्सिको में ही रही थी। वो मेरे लिए मेरे मायके की तरह। बाकी तू भी तो है मेरे साथ। आरजू उर्फ पायल बोली। तुम तो ग्रेट हो, हैरी ने आरजू के साथ हाथ मिलाते हुए कहा। राहुल उसी शाम प्राइवेट जेट से अमेरिका आ गया। वो अगले दिन सुबह 9 बजे कैलिफोर्निया पहुंचा। वहाँ उसका एक दोस्त था, डैनियल, जो अमेरिका में राहुल के साथ पढ़ता था। राहुल उसके पास लॉस एंजलिस में आ गया। डैनियल की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी। राहुल कई प्रोजेक्ट्स में उसके साथ पार्टनर था। डैनियल ने राहुल का खूब स्वागत किया। राहुल ने डैनियल को आरजू की फोटो दिखाई और कहा, मेरी पत्नी है, नाराज होकर यहाँ आ गई है, ढूंढना है। ये कौन सी बड़ी बात है, तुम बेफिक्र रहे, काम हो जाएगा, डैनियल इंग्लिश में बोला। फिर डैनियल ने अपने कैलिफोर्निया के बंदों को फोटो सेंड कर दी। अगली सुबह राहुल सोकर उठा कि डैनियल आ गया। यार क्या काम है जो डैनियल ना कर सके। ये ले इन्फॉर्मेशन, जाकर मना ले, कहकर उसने कुछ कागज उसे पकड़ाए। राहुल ने खोलकर देखे, इसमें आरजू का एड्रेस था। थैंक यू, तूने बहुत बड़ा काम कर दिया।
राहुल उसके कंधे पर मुक्का मारकर बोला, इसके साथ 2 लड़के रहते हैं। मेरा बंदा बता रहा था कि कल किसी काम से मेक्सिको जा रही है, ये बहुत ही खतरा है। मैं कुछ हेल्प करूं? डैनियल बोला, नहीं, वो इस सब की आदी है, बहुत ही जिगर वाली है। राहुल यूं ही किसी को नहीं अपना बनाता। राहुल बोला, वो तो है ही, मुझे बताना अगर जरूरत पड़ी तो। डैनियल हंसता हुआ बोला, मुझे भी मेक्सिको जाना है, वहीं जहां ये जा रहे हैं। राहुल बोला, डोंट वरी, हो जाएगा। डैनियल बोला, आखिर आगे क्या होगा? आरजू को पता नहीं था कि राहुल यहाँ आ गया है। राहुल ने अभिषेक से कहकर अपनी डिटेल मिटा दी थी, हर उस जगह से जिससे आरजू को पता चलता कि वो उसके पीछे है। वो जान गया था कि ये काम हैरी का है। वो आरजू की हर डिटेल मिटा देता है। अब मैं तैयार हूँ आरजू, अब कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। 2 दिन बाद मेक्सिको में आरजू अपनी टीम के साथ पहुंच गई। उन्हें खबर थी कि किसी पुरानी बिल्डिंग में डील होने वाली है। उन्होंने उस गैंग की एक लड़की को पकड़कर आरजू को उसका रूप दे दिया। आरजू के हरे और नीले रंग के बाल लगाकर, चेहरे पर भौं पर, आंख पर, नाक पर और होठ पर नकली पिन पहनाकर, अजीब सा मेकअप करके बाहों पर नकली टैटू बना दिया। बिल्कुल मैक्सिकन गैंग की वही लड़की लग रही थी। वो उसी ग्रुप में शामिल हो गई। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि आरजू ने इस लड़की जिमेना के वीडियोस देख रखे थे। जब दोनों पार्टियां आ गई तो आरजू ने पहले से दवा मिले ड्रिंक सर्व कर दिए। अभी आधे लोग ने पिया था कि दवा तेज थी। पीते ही लोग बेहोश होने लगे। बाकियों को शक हो गया। आरजू जल्दी से वहाँ से ड्रग्स और पैसा लेकर जाने लगी तो उसे कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। तब एक और ग्रुप आ गया, उनसे लड़ने लगा। दोनों ग्रुप आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से गोलियां बरस रही थी। किसी ने आरजू की तरफ गोली चलाई। वो लड़ने में बिजी थी, उसका ध्यान नहीं था। लेकिन उसी वक्त किसी ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे लेकर बाहर निकल आया। इतने में पुलिस आ गई। आरजू ने अपने बचाने वाले की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। राहुल, ये यहाँ कैसे? उसने अपना हाथ छुड़ाया और उसकी तरफ आती एक चलती कार में छलांग लगाकर चली गई। राहुल अपना खाली हाथ देखता रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ चली गई। उसके चेहरे पर शरारती स्माइल बिखर गई। कोई बात नहीं आरजू, अभी कई मौके आने हैं। आरजू ने वापस आकर ड्रग्स और पैसे दोनों अपने अफसर को सौंप दिए। आरजू को इनाम के तौर पर मेडल मिला। उसकी प्रमोशन भी हो गई। पर वो राहुल के बारे में सोच रही थी। उसे लगा कि उसके बारे में ज्यादा सोचने लगी हो, शायद इसीलिए उसे राहुल लगा वो। भला राहुल यहाँ गैंग वॉर में क्या करेगा? उसे खुद पर ही हंसी आ गई। राहुल ने वापस आकर डैनियल का शुक्रिया किया। अगर उसके साथी समय पर ना पहुँचते तो वो आरजू को बचा नहीं पाता। उसने अब आरजू के अगले पते के बारे में पता करने को कहा। अगले दिन सुबह ही राहुल के पास सारी रिपोर्ट्स आ गई। डैनियल ने उसे कागज देते हुए कहा, यार भाभी जी तो कमाल है, अब उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में लेक्चरर की जॉब ली है। सुनकर राहुल भी हैरान हो गया। वाह, क्या काम हो सकता है। राहुल ने डैनियल से कहा, मेरा भी वही एडमिशन करवा दो, पैसों की चिंता मत करना, हो जाएगा। डैनियल को इतनी ही हिंदी आती थी। राहुल ने कॉलेज टाइम में इसकी बहुत हेल्प की थी। ये इसका एहसानमंद था। आज वो हर अच्छे बुरे काम बड़ी आसानी से करवा लेता था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। आरजू प्रमोशन के बाद फ्री थी। उसे यूनिवर्सिटी ने कंप्यूटर साइंस के लेक्चरर के तौर पर नियुक्त किया था। राहुल ने डैनियल से उसी की क्लास में एडमिशन ले लिया। आरजू क्लास में पढ़ाने आई। वो बोली, हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरजू हूँ, आपकी नई टीचर। आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे। चलो इस रो से स्टार्ट करो। सभी अपनी अपनी इंट्रो देने लगे। राहुल पहले ही सर झुकाए बैठा था। आरजू ने इसके साथ वाले को उसे जगाने को कहा। वो उठकर बोला, मैं राहुल हूँ। वो इससे आगे नहीं बोला। आरजू उसे देखते हुए रह गई। वो कुछ नहीं बोली। फिर इंट्रोडक्शन के बाद बच्चे टाइम पास के लिए अपना अपना टैलेंट दिखाने लगे। किसी ने पेंटिंग की, किसी ने डांस किया। राहुल बोला, मैडम मैं गाना गाना चाहता हूँ। आपको इतने बड़े होकर यहाँ बच्चों के साथ बैठने में शर्म नहीं आती? आरजू बोली, यहाँ पढ़ाई के लिए उम्र की कोई लिमिट नहीं है, मैं गाना सुनाऊं? सभी बच्चे उसका साथ देने लगे। आरजू को भी इजाजत देनी पड़ी। राहुल ने गाना शुरू किया। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी है खुशी है। इस तरीके से वो गाना गाता रहा।
राहुल आरजू की तरफ देखकर गाए जा रहा था। आरजू उसे इग्नोर कर रही थी। गाना खत्म होते ही सभी तालियां मारने लगे और आरजू क्लास से बाहर निकल गई। राहुल उसके पीछे भागा। आरजू, मेरी बात तो सुनो, राहुल बोला। क्यों सुनूं? तुम होते कौन हो जिसकी मैं बात सुनूं? आरजू को तलाक की याद आ गई थी। वो गुस्से में बोली, हमारी शादी हुई है, हम पति पत्नी हैं। राहुल बोला, शादी? पति पत्नी? सपने देख रहे हो क्या? तलाक के बारे में भूल गए क्या? तलाक? कौन सा तलाक? तुम छोड़कर भाग आई थी और तो और रो रो कर मेरे साइन भी खराब कर दिए। उन्होंने कहा है कि ये वैलिड नहीं है, इसलिए अभी भी हम लीगल हस्बैंड वाइफ है। राहुल बोला। आरजू बोली, तलाक हुआ या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ जाकर अब अपनी निक्की विक्की को ढूंढो। मेरे पास क्यों आए हो? मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। चले जाओ यहाँ से, मुझे चैन से रहने दो। निक्की? उसके बारे में तुम्हें क्या पता? किसने बताया तुम्हें? उदय ने। राहुल चिंतित होकर बोला, उदय कौन? मैं नहीं जानती, आपके मुंह से ही सुना था। आप नशे में उसी का नाम पुकार रहे थे। इतना ही था तो मुझसे शादी ही क्यों की? उसी से करते। आरजू पूरे गुस्से में थी। अच्छा जी, तो निक्की से नाराजगी है? एक मिनट बैठो तो सही, मैं तुम्हें निक्की के बारे में बताता हूँ। राहुल उसका हाथ पकड़कर रोकता हुआ बोला, डोंट टच मी। आरजू ने गुस्से से कहा। राहुल ने झट से उसका हाथ छोड़ दिया। आरजू तेजी से आगे बढ़ गई। राहुल उसे पुकारता ही रहा। फिर वो भी वापस घर आ गया। उसने वीडियो कॉल करके विजय को काम समझाया। उसे आए हुए हफ्ता हो गया था। वो मीटिंग तो यहीं से कर लेता था, पर उसके वहाँ न होने से बिजनेस में बहुत फर्क पड़ रहा था। इधर आरजू मान ही नहीं रही थी। रोज की तरह आज भी वो क्लास के बाद उसके पीछे चल दिया। वो बोला, आरजू प्लीज वापस चलो, हफ्ते से ऊपर हो गया है, मेरा बिजनेस खराब हो रहा है। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कहती हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम तरक्की करो या डूबो मेरी बला से, बस मेरे पास मत आना। आरजू बोली, देखो मेरे पास अपनी शादी का प्रूफ है, मैं वो दिखाकर तुम्हें जबरन भी ले जा सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज चलो। अच्छा बताओ, तुम्हें मनाने के लिए क्या करूँ? मुझे छोड़ दो, कर सकते हो? आरजू बोली, हाँ क्यों नहीं, जरूर कर सकता हूँ, चलो मेरे साथ। बताओ कहाँ छोड़ दूं? राहुल मस्ती में बोला, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। आरजू को भी हंसी आ गई। वो हमेशा की तरह जल्दी से कार में बैठकर चली गई। राहुल फिर वही खड़ा हाथ मलता रहा। कार चलाते हुए जैक बोला, मुझे तो ये सिंसियर लगता है, बेचारा अपना बिजी शेड्यूल छोड़कर इतनी दूर तुम्हें मनाने आया है। तुम खुद भी उसे इतना प्यार करती हो तो मान क्यों नहीं जाती? मान तो मैं जाऊं, पर एक डर सा लगता है कि कहीं वहां जाकर फिर वही सब हुआ। आज ये मेरे पीछे आया है और कल वो निक्की आ गई तो समझ नहीं आता क्या करूं। आरजू बोली, आरजू हम लोग कई बार गलती करते हैं जिसका हमें उस वक्त पता नहीं चलता, लेकिन बाद में सारी उम्र का पछताना होता है। इसलिए जो है उसे समेट लो, कल क्या होगा उस डर से तुम अपना आज खराब मत करो। जैक अपने अनुभव से उसे समझा रहा था। शाम को राहुल को विजय का फोन आया। सर गजब हो गया, चेयरमैन सर का फोन आया था, वो 2 दिन में आ रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट जेट तैयार करो, मैं आज ही वापस आता हूँ, राहुल ने उसे कहा। फिर उसे आरजू की याद आई। उसने आरजू को फोन किया, लेकिन आरजू फोन कमरे में छोड़कर बाहर गार्डन में घूम रही थी। राहुल उसी रात प्राइवेट जेट से इंडिया वापस आ गया। उसने फ्लाइट में बैठने के बाद फोन बंद कर दिया। आरजू घूमने के बाद जब रात को फोन देखने लगी तो उसने राहुल की कॉल देखी। उसने जैक की बात पर अमल करने की सोची। उसने राहुल को फोन किया, पर फोन बंद था। उसने 2 बार ट्राई किया, फिर छोड़ दिया। अगले दिन उसने सुबह उठकर एक बार फिर राहुल को फोन ट्राई किया, फोन फिर बंद आ रहा था। उसे चिंता होने लगी। उसने सोचा कि कॉलेज जाकर देखती हूँ। वो तैयार होकर कॉलेज पहुँच गई। वो क्लास में भी नहीं था। आरजू के मन में हौल सा उठने लगा। उसने क्लास खत्म की, फिर बाहर आ गई। वो रास्ते में बार बार पीछे देख रही थी। किसी के कदमों की आहट सुनती तो उसे लगता कि शायद राहुल होगा, पर राहुल नहीं था। आरजू को बार बार जैक की बात याद आ रही थी कि वक्त निकल गया तो पछतावा होगा। घर पहुंचकर भी आरजू राहुल के बारे में सोच रही थी। उसने एक बार फिर फोन ट्राई किया, फोन बजने लगा। राहुल ने झट से फोन उठाया। हेलो आरजू, मुझे काम के कारण इंडिया वापस आना पड़ा, फ्लाइट में फोन बंद करना पड़ा था, अभी लैंड किया है। तुम ठीक हो? कुछ तो बोलो। आरजू को उसकी आवाज सुनकर कुछ हौसला हुआ। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। वो फिर बोली, मैं ठीक हूँ,
मैंने यूं ही फोन किया था, आज कॉलेज में आए नहीं तो इसलिए किया। चलो जैसे भी किया, याद तो किया, कुछ दिन बाद आता हूँ फिर, राहुल बोला। आओ या नहीं मुझे क्या, कहकर आरजू ने फोन बंद कर दिया। अब आरजू की जान में जान आई। राहुल की चिंता में उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो जल्दी से किचन में गई और खाना डालकर खाने बैठी। आखिर आगे क्या होगा, भाग 15। राहुल घर आ गया। लीजा ने दरवाजा खोला। लीजा ने दरवाजा बंद नहीं किया। वो बाहर निकल के देखने लगी और बोली, सर मैडम नहीं आई क्या? नहीं, वो वहाँ पढ़ाने लगी है, कुछ महीनों बाद आएगी। राहुल को यकीन था कि वो आ जाएगी। आरजू ने खुद फोन किया, मतलब उसे भी मेरी फिक्र है। ये सोचते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो अपने कमरे में आ गया। वो प्लेन में सोचता रहा कि वो आते ही सबसे पहले तलाक के कागज फाड़ दूंगा। उसने कमरे के टेबल की दराज खोली पर कागज वहाँ नहीं थे। उसने हैरान होकर इधर उधर सारे कमरे में ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। फिर उसने लीजा को बुलाया। हाँ जी सर जी, लीजा बोली। लीजा, मेरे जाने के बाद यहाँ कोई आया था क्या? राहुल ने पूछा। सर वो उदय सर आए थे। क्या हुआ सर? लीजा बोली। वो मेरे कमरे में क्या करने आया था? कह रहे थे कि आपने उनका कुछ लिया है, वो वापस लेने आए हैं। वो पहले भी आते जाते थे इसलिए जाने दिया, लीजा बोली। तुम जाओ। राहुल वही सोफे पर बैठ गया। उदय क्यों ले गया वो कागज? उसका क्या फायदा होगा? कहीं वो खुद आरजू को पसंद तो नहीं करने लगा, इसलिए तलाक के कागज ले गया। कुछ भी कर ले, आरजू तो मुझे ही पसंद करती है। उदय का घर। उस दिन राहुल से मिलने के बाद उसने आरजू को हर जगह ढूंढा पर वो मिली नहीं। उसे शक था कि राहुल के घर कोई ना कोई सबूत जरूर होगा। देख कर आऊंगा। उसे भी ये पता था कि राहुल होने के कारण वो जा नहीं सकता था। इस दौरान उसे पता चला कि राहुल बाहर गया है। उसके घर चला गया। वहाँ वो आरजू को ढूंढने उसके कमरे में गया। वहाँ उसे कोई नहीं मिला तो उसने इधर उधर ढूंढा कि शायद कोई हिंट ही मिल जाए। उसने दराज खोला तो उसे उनके तलाक के कागज मिल गए। वो उसने अपने पास रख लिए। फिर वो वहाँ से चुपचाप निकल गया। कुछ दिन बाद उदय ने पता लगवा लिया कि आरजू कहाँ है। वो उसे लेने जा रहा था। उसने घर में किसी को नहीं बताया था। उसने सब तैयारी कर ली थी। वो समय पर एयरपोर्ट पहुंचा और प्लेन लिया। वो अगले दिन अमेरिका पहुंचा। वो वहाँ उतरकर सीधे आरजू के कॉलेज पहुंच गया। उसने रिसेप्शन पर बताया, मुझे मिस आरजू से मिलना है, वो टीचर है। रिसेप्शनिस्ट ने उससे कहा, जी आधे घंटे की क्लास खत्म हो जानी है, आप थोड़ा वेट कर ले। ओके कहकर उदय उसका वेट करने लगा। आधे घंटे बाद आरजू को मैसेज मिला कि कोई मिलने आया है। आरजू को लगा शायद राहुल वापस आ गया है। वो तेज कदमों से चलती बताई हुई जगह पर पहुंची। वो उदय को देखकर हैरान रह गई कि राहुल ने उसे क्यों भेजा। वो उसके पास गई। उदय उसे देखकर खुश हो गया और उसने उसे डीएनए रिपोर्ट्स दिखाई। आरजू देखकर हैरान रह गई। ये किसकी है? मतलब मेरी और किसकी है? मेरी। तुम मेरी बहन निक्की हो। आरजू बोली, आप क्या कह रहे हो? मैं कैसे निक्की हो सकती हूँ? जब तुम हॉस्पिटल आई थी तो तुम्हारी कुछ हरकतें और आदतें मुझे निक्की जैसी लगी। फिर राहुल भी कहता था कि तुम्हारी आंखें निक्की से मिलती है, तो मुझे शक हुआ, इसलिए ये टेस्ट करवाया और तुम सच में हमारी निक्की हो। उदय उसे प्यार से देखते हुए बोला, लेकिन अगर मैं निक्की हूँ तो मैं उस घर में कैसे गई? वो मेरे मम्मी पापा कैसे है? मुझे वो माँ कैसे याद है जिसने मेरी बाहों में दम तोड़ा? आरजू ने पूछा। तुम 6 साल की थी जब किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया था। उसके बाद तुम नहीं मिली। हम यूं ही कभी किसी को तो कभी किसी को निक्की समझते रहे और आज तुम मिल गई। निक्की, अब घर चलो, मम्मी पापा तुम्हारी राह देख रहे हैं। मम्मी पापा? मेरे? आरजू की आंखों में आंसू थे। हाँ, तेरे और मेरे भी, हम दोनों के अपने मम्मी पापा, मेरी निक्की, कहकर उदय ने उसे गले लगा लिया। आरजू भी उसे लिपट गई। भैया। वो दोनों काफी देर इधर उधर की बातें करते रहे। आरजू बोली, भैया मैंने अभी ही ज्वाइन किया है, मुझे कम से कम महीना तो लगाना ही पड़ेगा। तब तक मैं अपने पापा, मेरा मतलब है उस मिस्टर सुनील कुमार के बारे में पता लगवाती हूँ। वो कौन है? मैं हमेशा सोचती थी कि वो सौम्या से इतना प्यार क्यों करते हैं और मुझे क्यों नहीं करते। अब समझ आया, सौम्या उनकी अपनी बेटी होगी। आरजू के आंसू बह रहे थे। उदय बार बार आंसू पोंछ रहा था। वो बोला, बस निक्की, अब और नहीं रोना। अब रोने की बारी उन लोगों की है जिसने तुम्हें रुलाया है।
अच्छा हुआ जो राहुल ने तुम्हारे साथ तलाक ले लिया, नहीं तो मैं करवा ही देता। वो सारी जिंदगी निक्की को खो देने के गम में फिरता रहा। उसने तुमसे शादी भी इसीलिए की क्योंकि तुम उसे निक्की जैसी लगी, पर फिर उसे एहसास हुआ कि तुम निक्की नहीं हो, तो उसने तुम्हें तलाक दे दिया। तुम्हारी अपनी कोई अहमियत ही नहीं समझी उसने। उस साले को तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेगा। लेकिन भैया, वो तो कह रहा था कि तलाक नहीं हुआ है, आरजू झिझकते हुए बोली। वो यहाँ आया था मेरी ही क्लास में स्टूडेंट बनके, और मेरे पीछे पड़ा था कि मैं उसे माफ करके उसके साथ चलूं। क्या कहा? वो यहाँ आया था? निक्की वो मेरा दोस्त है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसे कभी एकदम से हाँ मत करना, उसे थोड़ा समय दो। अगर उसे पता लगा कि निक्की आ गई है तो कहीं वो तुम्हें छोड़कर फिर निक्की के पीछे न पड़ जाए। हम उसके सामने किसी को निक्की बनाकर उसके सामने भेज कर देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। क्या ख्याल है तुम्हारा? करे उसे सेट? मैं जानता हूँ तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके मन में कोई भ्रम न रहे, वो अपने दिल को टिका सके। उदय बोला। वाह, ये मजेदार होगा, मुझे मंजूर है, आरजू बोली। अब प्रॉब्लम ये है कि निक्की बनाए किसको? कोई भरोसे वाला होना चाहिए। उदय बोला। मेरे पास है कोई, चलो मिलाती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। आरजू ने जैक को आते देख कर कहा। जैक के पास आते ही आरजू ने दोनों को मिलाया। जैक, ये मेरे भाई डॉक्टर उदय इंडिया से, और भैया ये मेरा यहाँ का फ्रेंड है, बिल्कुल भाई जैसा। फिर वो उसे अपने साथ ले आई। उदय बोला, निक्की मैं होटल में चला जाऊंगा। नहीं, हमारे पास कई कमरे हैं, चिंता मत करो, आरजू बोली। घर आकर जैक ने उसे गेस्ट कमरा दिखाया और बोला, आप यहाँ रहिए। उदय वहाँ सामान रख कर बाहर आ गया। जैक ने उसे लिविंग रूम में बिठाया और उसे कॉफी देकर बोला, आरजू बाहर गई है किसी को लेने। उदय को पता था कि वो किसी लड़की को निक्की बनाने के लिए लेने गई है। कुछ देर बाद वहाँ एक लड़की आई जिसने सलवार सूट पहना था, कमर तक लंबी चोटी, आंखों पर चश्मा था। वो आकर एक सीधी साधी लड़की लग रही थी। वो दरवाजे पर खड़ी थी। वो बोली, हेलो, मैं निक्की हूँ, मुझे आरजू ने भेजा है। ओ आओ, यहाँ बैठो, उदय बोला। वो शर्माते हुए उनके पास जाकर बैठ गई। उदय उसे ध्यान से देखकर बोला, आरजू कहाँ है? पता नहीं, वो किसी काम से बाहर रुक गई, वो बोली। उसने मुंह भी ऊपर नहीं किया। उदय को वो ठीक लग रही थी। आरजू से कहना ओके है, उदय बोला। ओके है भैया, ठीक है ना, वो बोली। उदय उसे देखता रह गया। आरजू, तुम? देखा, आप पहचान नहीं पाए ना, तो वो कैसे पहचान पाएगा? आरजू बोली। वाह आरजू, सच में क्या बात है, मैं तो बिल्कुल नहीं पहचान पाया। पर राहुल बहुत तेज है और उसे आरजू से सुंदर लड़की चाहिए। ऐसी सिंपल लड़की उसे फंसा नहीं पाएगी। ठीक है, वेट करो, अभी आती हूँ, वो कहकर फिर अंदर चली गई। आरजू इस बार एक मॉडर्न लड़की बनकर आई, लेकिन उसने मेकअप ऐसा किया था कि पहचान में ही नहीं आ रही थी। उदय समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो सोच रहा था कि ये झूठ बोल रही है, आरजू अंदर छुपी बोल रही है और दूसरी लड़कियों को भेज रही है। ये सोचकर वो उठकर अंदर कमरे में देखने आया, पर कहीं कोई नहीं था। आरजू हंस रही थी। वो बोली, भैया यहाँ आइए। फिर उसने उदय के सामने अपना मेकअप उतार कर दिखाया। उदय हैरान हो गया। तब वो उदय के पास बैठ गई और बोली, भैया मेरा काम ही ऐसा है, मुझे टाइम टू टाइम अपना रूप बदलना पड़ता है। आपने टाइगर का नाम तो सुना है? टाइगर? वो जिसने ईशान और राहुल ढूंढ रहे थे? उदय ने पूछा। हाँ जी, वो ये आपकी बहन ही है, टाइगर, आरजू ने बताया। क्या आरजू, तुम एक सीक्रेट एजेंट हो? सच्ची? हाँ भैया, मुझे घर से कोई प्यार नहीं मिला तो मैं इस तरफ आ गई। मेरी कुछ दिन पहले ही प्रमोशन हुई है, आरजू बोली। आरजू, अब ये काम छोड़ दो, अब तो तुम्हें प्यार करने वाला परिवार मिल गया है। तुम्हें पता है मम्मी पापा कितना याद करते हैं तुम्हें। मैंने दुनिया का हर कोना छाना तुम्हें पाने को, सिर्फ हमारा परिवार और राहुल ही मानता था कि निक्की जिंदा है, बाकी सबके लिए तुम कब की मर चुकी थी। उदय बोला। जब निक्की मतलब मैं खोई तो कितनी बड़ी थी, ये राहुल का प्यार का क्या चक्कर है? आरजू ने कहा। उस वक्त तुम 6 साल की थी। हम मतलब मैं, राहुल, ईशान, रॉकी और तुम, हम सब साथ साथ खेलते रहते थे। तुमने और राहुल ने एक शादी के दौरान दुल्हा दुल्हन का छोटा रोल प्ले किया था। तब से तुम कहने लगी थी कि मेरी शादी राहुल से हो गई। राहुल ने कह दिया कि वो बड़ा होकर उससे ही शादी करेगा, और किस्मत देखो कि दूर होने के बाद भी तुम दोनों की शादी हो गई। उदय बोला।
भैया भूख तो नहीं लगी? मैंने भी आपको बातों में लगा लिया। आप सफर करके थक गए होंगे, खाना खाकर रेस्ट कर लो। आरजू बोली, नहीं, मुझे बिल्कुल थकावट नहीं हुई। मेरी बहन इतने सालों बाद मिली है, मेरी बरसों की थकान उतर गई। उदय बोला। खाना खाने के बाद उन्होंने तय किया कि आरजू की जॉब जैक कर लेगा और आरजू निक्की बनकर उदय के साथ चली जाएगी। आरजू ने राहुल को अपने हो चुके तलाक के कागज के साथ एक मैसेज सेंड किया, अब के बाद मुझे मत मिलना, अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। आखिर आगे क्या